हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की बात करते हैं दोस्तों, जो कि इस सीज़न का था एपिसोड नंबर 2, लेकिन डे नंबर फर्स्ट था ये दोस्तों, जिसमें चाहत पांडे ने फेक फेमिनिज़्म का झरना बहा दिया। काफ़ी क्यूट झरना था वो दोस्तों। साथ ही साथ शहज़ादा धामी करके जो कंटेस्टेंट है, उसने तो डे 1 से जो कसम खा ली है कि वो पिछले शो के प्रोड्यूसर को ड्रैग कर के जब तक उस शो के प्रोड्यूसर को वाइल्ड कार्ड बनवा नहीं लेगा, शो में घुसड़वा नहीं लेगा वाइल्ड कार्ड बनाकर, तब तक वो पिछले शो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जिक्र करता रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया दोस्तों कि उड़ता तीर लेने का नतीजा क्या होता है दोस्तों। साथ ही साथ आपने देखे कुछ सनसनीखेज खुलासे, सो कॉल्ड सनसनीखेज खुलासे दूसरों के लिए, क्योंकि जो वकील साहब ने जो बातें कही कि उनका इनकाउंटर तक हो सकता था, कंगना के घर पर बुलडोजर चला, अर्नब को अरेस्ट करा, इन सारे मैटर्स पर हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। पहले पूरे मैटर को हमने अच्छे से स्टडी भी करा था। तो वकील साहब ने जो कुछ बोला है, हम तो उससे कतई शॉक्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली नायरा बनर्जी के लिए, तो भाई ये काफ़ी शॉकिंग वाले एक्सप्रेशन वो दे रही थी, तो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग खुलासे थे ये दोस्तों। खैर, इन सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो आपने एक दिन पहले देखा था दोस्तों कि कैसे ग्रैंड प्रीमियर हुआ था दोस्तों। वहां पर चाहत पांडे को एक टास्क दी गई थी दोस्तों कि उसे जेल की सजा मिली है दोस्तों, लेकिन उसे ये जो सजा है किसी और के मत्थे मढ़ना था दोस्तों। तो उड़ता तीर लेने के लिए पहुंच गए तेजेंद्र द बग्गा, बीजेपी का जो नेता है, वो आम आदमी पार्टी की जो एक नकली सी नल्ली सी नेता है, उसकी मदद करने के लिए कैसे पहुंच गया दोस्तों, आपने देख लिया। बाहर भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में तनातनी करते हो, लेकिन शो के अंदर बग्गा जी कितने मेहरबान तरीके से आम आदमी पार्टी की जो चाहत पांडे है उसकी मदद करने को बेकरार थे दोस्तों। वहीं पर आपने एक चीज और देखी होगी दोस्तों कि कैसे हेमा जी नाम की जो भाभी जी हैं, वो चाहत पांडे को पहले से जानती थी दोस्तों। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू उनकी पहले से बातचीत हो रखी थी दोस्तों, और इस पुरानी जान पहचान के बेसिस पर ही हेमा जी ने वो जो उड़ता तीर था वो ले लिया दोस्तों। पहले तो जेल जाकर के ये मैडम बहुत ज्यादा खुश हुई। अब यहाँ पर थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी समझने की भी कोशिश करो दोस्तों। पहले हो सकता है कि हेमा जी को और बग्गा जी को लगा होगा कि भाई जेल में जाएंगे तो सारा अटेंशन इन्हीं को मिल जाएगा, और हो सकता है कि हेमा जी और वायरल भाभी जी ने सोचा होगा कि भाई साहब, हम जेल में जाएंगे, कैमरा हम पर ही फोकस रहेगा, 4-5 ठुमका लगा देंगे, और आज हमने चाहत के ऊपर फेवर करा है तो कल को हम चाहत से कुछ और काम करवा पाएंगे, एहसान तले उसे लाद देंगे। लेकिन नहीं, आपने देखा कि भाभी जी, वायरल भाभी जी पहले तो उड़ता तीर लेती हैं, जेल जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती कि हमें तो नीचे सोने की आदत है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये वायरल भाभी जी जो है वो दुखड़ा कार्ड वहां पर खेलने शुरू कर देती हैं, और यही वाला दुखड़ा कार्ड जो है दोस्तों बाद में चाहत पांडे जो है वो भी खेलना शुरू कर देती है। मुझे पता नहीं था ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपने एक चीज जो सीखी होगी इस पूरे घटनाक्रम से, कि भाई जब आपको पूरा मैटर पता नहीं हो, आपको आइडिया नहीं हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि एक लड़की आपसे बोल रही है कि आप मेरी जगह जेल चले जाओ, कल को वो बोलेगी मेरी जगह जहर खा लो, कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूदेंगे? क्या आप जहर खाएंगे? ये तो सामान्य सी बातें नहीं खाएंगे, लेकिन अटेंशन सीख करने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए भाभी जी ने उड़ता तीर लिया। फिर बाद में वो पछताने लग गई, और पछताने के बाद उन्होंने जो दुखड़ा कार्ड खेला वो तो आपने देख ही लिया था दोस्तों। वैसे कार्ड से हमें याद आया दोस्तों कि कल रात के एपिसोड में एक नहीं कई सारे कार्ड आपको देखने को मिल गए। सबसे पहले तो भाई साहब आपने देखा फेमिनिज्म कार्ड। फेमिनिज्म कार्ड किसने खेला? भाई फेमिनिज्म कार्ड खेला है तमाम लड़कियों ने। उनकी अगुवाई कर रही थी आम आदमी पार्टी की नल्ली नेता चाहत पांडे। चाहत पांडे और इस तरह की जितनी भी फीमेल कंटेस्टेंट आती हैं दोस्तों, ये हर सीजन में फेमिनिज्म का झंडा लेकर के आती हैं दोस्तों। गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती हैं दोस्तों, जेंडर इक्वलिटी की बात करती हैं, जेंडर बायस के खिलाफ ये बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकालती हैं। लेकिन कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि वकील साहब जो हैं वो टॉयलेट एरिया में जाते हैं और वॉशरूम यूज़ करके आते हैं। उसके बाद वॉशरूम गंदा था, कैसा था, हाइजीनिक रहा, अनहाइजीनिक रहा, ये तो हमें नहीं पता है कि हमने झांक करके नहीं देखा था। लेकिन चाहत पांडे आती हैं ऐसे करके एकदम उस अंदाज में, ऐसा है कि जो वॉशरूम है ना वो मेल और फीमेल में कर दो, और फीमेल वॉशरूम जो है उसे कोई भी मेल कंटेस्टेंट इस्तेमाल ना करे। हाँ, इमरजेंसी अगर कुछ हो गई हो तो यूज़ कर लो। वाह,
वॉशरूम का बंटवारा कर रही थी कौन? सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलने वाली ये लुखियां। और ये जो लुखियां हैं ये ऑड डेज में बोलेंगी भाई कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वेलिटी, लड़कियों को लड़कों से कम का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम वॉशरूम का भेदभाव हो जाता है। या तो अगर आप जेंडर इक्वेलिटी की बात लेकर के चल रही हो तो भाई उस पर डटे रहो, ये वॉशरूम का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर आप वॉशरूम का भेदभाव कर रहे हो तो ये जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर बायस, इस तरह की जो फालतूपंती होती है ना, उसे साइड में छोड़ दीजिए। अब चूंकि कार्ड का सिलसिला चल रहा था मित्रों, तो आपने देखा कि सीनियर और जूनियर वाला कार्ड भी बाहर आ जाता है। इसी दौरान आपने गधे की ढेंचू ढेंचू भी सुनी होगी। इसी दौरान आपने कल रात के एपिसोड में जो इस साल का जो एंथम है उसको भी सुना होगा। और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि जिस तरह मुझे ये एंथम पसंद नहीं आया है, आपको भी इस बार का ये बीबी एंथम पसंद नहीं आया होगा दोस्तों। क्या आपको भी लग रहा है दोस्तों कि इस बीबी एंथम से बेहतर तो वो गधे की ढेंचू 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 ही थी? उस बेचारे गधे को एक छोटे से बाड़े में बांध करके रखा है, वो भी सोच रहा होगा किन नेक्स्ट लेवल के गधेड़ों के बीच में इस गधे को ला करके रख दिया है। एपिसोड की शुरुआत में ही आपने देखा कि उस गधे की सूसू पोटी को कैसे साफ किया जाए, इसके बारे में सुकृति मैडम जो है वो चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण के अंदाज को हूबहू कॉपी कर रही थी। क्या आपको भी लग रहा है कि सुकृति जो कि कल अपनी कहानी सुना रही थी कि भैया मेरा मेरा जो हस्बैंड है वो ग्रीन फ्लैग नहीं, वो ग्रीन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, वो मेरे को पूरा परमिशन देता जी, मेरा ये अर्जुन है, ये वो अपनी कहानी वो सुना रही थी एकदम अतरंगी अंदाज में। क्या आपको लगा क्या कि जिस तरह से फुद्दू फटरीना अपने सीजन में बड़ी इनोसेंट बना करती थी, कौवे से बात करती थी काव काव करके, उसी तरह आपने भी देखा है वो गधे से बात करने की कोशिश कर रही थी। और वो जो टास्क जब शुरू करा एपिसोड के लास्ट वाले पोर्शन में, वहाँ पर एक कौवा आ गया था, वहाँ पर वो जो टास्क एक्टिविटी में क्या रखा था वो आर ग्लास या क्या था, वहाँ पर एक कौवा आ गया था। तो फुद्दू फटरीना को पूरी तरह से कॉपी करने के मूड में है साउथ की फुद्दू फटरीना। अच्छा, हमने साउथ की बात कर ली, अब जरा नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल एक नॉर्थ ईस्ट कार्ड भी खेला गया है। और ये कार्ड खेला किसने? चुम ने। आई थिंक कुछ खाने में मिर्ची तेज थी या इसकी कोई बातचीत वगैरह हुई थी। तो तुम्हारे यहाँ की मिर्ची है क्या? देखो ऐसा है कि इस पॉइंट को ना मैं ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में भी हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन फ्लो में भूल गया, मैं मेरे माइंड से वो बात निकल गई। ये जो चुम करके जो कंटेस्टेंट है जो कि अरुणाचल से आई हैं, ये ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में भी इन्होंने कहा था कि वो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने आई हैं। ये स्टेटमेंट अगर आप ओलंपिक में देती ना मैडम तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज लोग भी रहते हैं, तो उनके मुंह पर करारा थप्पड़ पड़ता। अगर आप यहाँ पर ये बोलती कि आप अरुणाचल के लोगों को प्राउड फील करवाने आई हो तो ये स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन जिस तरह से आप नेशनल टीवी पर आकर के बोली कि आप अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने आई हो, भैया अब हमारे देश से वो अलग थोड़ी ना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब भले ही मजाक मजाक में इसको सुकृति को मैं साउथ की फुद्दू फटरीना बोल दूं, बट वो साउथ की है तो क्या वो है तो इंडियन ही ना। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि भाई उसका शक्ल सूरत चेहरा देख कर के लोग शायद उसको चाइनीज़ बोलते हों, जापानीज़ बोलते हों, नेपाली बोलते हों, शायद उसके रंग रूप का, चेहरे का मजाक उड़ाते आए हों, शायद ये बात कहीं ना कहीं उसको अंदर ही अंदर चुभती हो। जिस तरह से वो चोमू धामी ने इसको बोला ना कि तुम्हारे यहाँ पड़ती होगी मिर्ची, तुम्हारे यहाँ मतलब क्या, तुम्हारे यहाँ मतलब क्या, तो कैसे मतलब यहाँ से ये बात बढ़ी। हालांकि बात में करण आता बोलता नहीं यार इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने देखा यहाँ ग्रुप बंदी होना शुरू हुई थी। ये चोमू धामी को सपोर्ट करने वो रजत दल्ला भी कूद पड़ा था। तो और रजत वर्सेस करण का एक तीखा छोटा मोटा कुछ आपने स्टेज पर देखा भी था ना, जब वो कैरी मिनाटी का जिक्र हुआ था कि सड़क पर कुत्ते भोगेंगे किस किस को जवाब दोगे। तो यहाँ ग्रुप बंदी भी आपने देखी कि रजत दल्ला जो है वो उसको चोमू शहजादा को ब्लाइंडली सपोर्ट भी करा था कि नहीं तूने गलत नहीं बोला। बात गलत और सही की नहीं है यहाँ पर, तो क्या है कि भाई सीजन का थीम ही है ना तांडव, तो छोटी सी बात के ऊपर तांडव हर कोई करेगा। और दो सुंदरी मुंदरी ऊपर मचान पर बैठ करके कमेंट्री कर रही थी। क्या नाम है यार इन दो लड़कियों का? मैं तो नाम में भी कंफ्यूज हूँ, अभी मेरे को नाम याद भी नहीं है। सुंदरी मुंदरी बोला करूंगा इन दो लड़कियों को। इन दो लड़कियों का चेहरा बिल्कुल वैसे ही मुझे कंफ्यूज कर रहा है जैसे खतरों के खिलाड़ी में नियति और अदिति दो लड़कियां थी, एक जैसे नाम एक जैसी शक्ल सूरत में, तो भारी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर ये सुंदरी मुंदरी कमेंट्री कर रही थी, जहाँ पर शहजादा धामी वो अलग टाइप का कार्ड खेल रहा है, मतलब खुद को विक्टिमाइज्ड दिखाता है वो ये शहजाद धामी। और जैसे ग्रैंड प्रीमियर में उसने बातें करी थी कि राजन शाही ने मेरे को निकाल दिया था, ह्यूमिलेट करा था यूनिट के सामने, कल रात के एपिसोड में भी उसने वही मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश करी। पहले विवान डेसना के सामने, फिर वो जो दो लाइफ कोच है, क्या नाम है उनका यार, आफरीन आरिफ जो भी नाम है इनका, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई
ऐसा कि आप तो अपने साइड की स्टोरी सुना रहे हो ना, आपने भी तो कुछ किया होगा। और ये तो होता ही है ना, इंसान अपना छुपा लेता है, दूसरे का बार-बार बोलता है। और जिस तरह से ये बार-बार उस पुराने इंसिडेंट को, पास्ट की चीज़ को ट्रैक कर रहा है, तो क्या पता आने वाले टाइम में आपको राजन शाही ऐसा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देखने को मिल जाए। तो जिस तरह से ये जो लाइफ कोच महोदय इसको शहजादा नाम के अल्फा अल्फा मेल बना फिरता, भाई साहब ये कैसा अल्फा मेल है भैया, जो अपने मुंह से ही अल्फा मेल बोलता फिरता है। एक नंबर का चोमू पदार्थ लग रहा है मुझे, बार बार उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, गड़े मुर्दे से मुझे याद है रजत दल्ला। रजत दल्ला के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, भर भर के उसने गाली गलौच वगैरह करी थी। और इस रजत दल्ले की क्या पर्सनैलिटी है, क्या पर्सनैलिटी नहीं है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये हम ऑलरेडी परख भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल भी चुका हूँ। तो जो चीज़ें करके ये रजत दल्ला वायरल हुआ था, जिस तरह की गुंडागर्दी कहें, या इस बार की तो थीम है ना तांडव तांडव, तो तांडव के रूप में क्या मारो कूटी तो होगी नहीं, गाली गलौच होगी। और जिस तरह से ये रजत दल्ले ने वो जिस तरह की हरकतें ये करता आया है सोशल मीडिया पर, वही हरकत इसने बीजेपी के बग्गा के सामने करने की कोशिश करी। और बातें देखी आपने कि ये तो बीच में क्या है कि जेल है, नहीं तो मैं मुँह वो सही कर देता आपको, तमीज़ से बात करना, ये करना, वो बात करना, मेरे से लिमिट में रहना, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तो मेरे से अच्छे से बात करना। ओह माय गॉड! वाओ! अब ये जो रजत दल्ला जो कि बग्गा के ऊपर दहाड़ रहा था, बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, और ये सिर्फ़ रजत दल्ला की ही बात नहीं है। पिछले सीज़न में वो था चोमू कुमार, वो दूसरे कंटेस्टेंट पर चढ़ पड़ता था, एकदम मुँह के पास आकर के क्या आप क्लोज़अप करते हैं, लगाना, "तू है कौन? तू है कौन? मैं देख लूँगा, देख लूँगा।" और ये जो चोमू कुमार जो कि बिग बॉस में बड़ा दहाड़ा करता था, फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। खतरों के खिलाड़ी में कैसे वो हगौड़ा नंबर 1 साबित हुआ था, आपने देखा। तो ये चोमू कुमार कहें या रजत दल्ला जैसे जो कंटेस्टेंट हैं, ये क्या है कि कंटेस्टेंट जो हैं, फेलो कंटेस्टेंट, उनके ऊपर ये लोग दहाड़े मारते हैं, उन पर अपना रौब दिखाते हैं। लेकिन यही जो बोल बच्चन या बड़े अल्फ़ा मेल टाइप की जो कैरेक्टर हैं, ये सलमान खान के सामने इनका ये अल्फ़ा मेल या फिर इनका ये दबंग अंदाज़ कहाँ चला जाता है। मैं देखना चाहूँगा कि सलमान खान के सामने ये रजत दल्ला ऐसे ही डींगे फेंकता है, ऐसे ही दहाड़े मारता है, या फिर सलमान के सामने जी सर, हाँ सर, हाँ सर। और इस सीज़न के ये जो चोमू कुमार है, ये शहज़ाद धामी, जो कि स्टेज से ही खुद को अल्फ़ा मेल बोल के आ रहा था, भाई सामने वाले का ओपिनियन सुन तो ले। वो ऐसा तो है नहीं कि विवेन डिसाना जो है वो पर्सनल जा रहा था, तुम्हें गाली दे रहा था। विवेन डिसाना जब इससे बात कर रहा था कि भाई एज़ एन एक्टर आपकी एक्टिंग जो है वो सबसे फ्रंट फुट पर आनी चाहिए, ना कि आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी। लेकिन पिछले सीज़न का चोमू कुमार या इस सीज़न का ये चोमू कुमार शहज़ाद धामी, ये क्या 4 डंबल मार लेते हैं, थोड़ा स्टेरॉइड वगैरह लेके, मसल्स वगैरह फुला करके खुद को वाक़ई एक खली समझने लगते हैं। जबकि विवेन डिसाना तो नॉर्मल बात ही कर रहा था ना कि भाई क्योंकि पहले के टाइम से हम देखें हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, भाई कोई बॉडी नहीं है, कोई मसल्स नहीं है, इनकी एक्टिंग की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अब सलमान खान ने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर लेकर के आ गए, और सलमान खान तो हर फ़िल्म में भाई एक्टिंग कम बॉडी ज़्यादा दिखाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सलमान खान वाली यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने थोड़ी बहुत एक्टिंग के चने चबा लिए होंगे, शहज़ाद धामी या चोमू कुमार जैसे लोग। और ये क्या है, क्या नहीं, आपको समझ में आ ही रहा है। खुद को बार-बार रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, अटेंशन में रखने के लिए ये शहज़ाद धामी आई थिंक जब तक रहेगा तब तक, मेरा पुराना शो था, मेरे प्रोड्यूसर ने ह्यूमिलेट करा था, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? वो जो आई थिंक विवेन डिसाना या जो लाइफ कोच कह रहे थे ना कि भाई आपने भी कुछ गलत किया होगा, तो भाई खुद की गलती बता ही नहीं रहा। वो प्रोड्यूसर था, वो जो वेलकम पिक्चर का सीन नहीं है, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, उदय भाई को मेरे पे गुस्सा है, उन्होंने टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, नकली टांग लगा करके दे दी, मैं हॉकी का बड़ा खिलाड़ी था। उसी तरह से ये रट्टा मार प्रक्रिया चलाए रखेगा इस सीज़न का ये चोमू कुमार उर्फ ये शहज़ादा धामी। इसी दौरान आपने देखा होगा कि कंटेस्टेंट आइस ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से और ज़्यादा घुल-मिल जाए, कौन किससे कम बात करता है, किसको किससे ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो करणवीर मेहरा के वन लाइनर्स, उसकी कुछ शायरियाँ, और साथ ही साथ उसका ये लॉजिक कि अगर कम बात की या कम बात करने की बात है तो गधे से किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी है। तो वो अपने वन लाइनर्स, और हाँ, जिस तरह से करणवीर मेहरा ने एपिसोड के स्टार्ट में जब बिग बॉस अटेंडेंस लगवाते हैं कि कौन-कौन ये जो जीतना चाहता है हाथ खड़े करो, तो सब जो लोग हाथ खड़े करते हैं, और करणवीर मेहरा एक डायलॉग देता है कि कपिल देव साहब ने बोला है कि वंस यू टेस्ट द सक्सेस या द टंग वांट्स मोर, इस तरह से। लेकिन बिग बॉस वहाँ पर गोगली फेंक देते हैं कि ऐसा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि टॉप 2 में होना आपकी किस्मत में नहीं है। टॉप 2 में कौन है? भाई ये लोग खड़े हैं। कौन? वो एक लड़की एलिस इन वंडरलैंड, और ये विवेंडिस है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 2 में है। दैट मीन्स इनके जितने फैन्स हैं, आपको कोई वोट करने की, रैंकिंग पोल, बॉस मीटर, ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो कंटेस्टेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 2 में है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, चूँकि ये ऑलरेडी टॉप 2 में है, तो जब कभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी तो इनकी फट के फलावर होगी, ये इस तरह की एक्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो टॉप 2 में है।
मुझे याद आ रहा है कि बिग बॉस 15 की नल्ली विनर फेकसवी, उसे पता था डे 1 से कि वो जीतेगी, लेकिन जब भी नॉमिनेशन में आती थी, अरे हम एलिमिनेट तो नहीं हो जाएँगे ना और हमको निकाल तो नहीं देंगे ना, जनता प्लीज़ हमको बचा लेना, जनता प्लीज़ हमारे लिए वोट करना प्लीज़ हाँ। जबकि उसे पता था कि वो तो विनर बनने के लिए शो में आई है, वो नहीं निकलेगी, लेकिन कैसे एक्टिंग करी थी उसने, नौटंकी करी थी। आप सबने तो देखा ही था ना दोस्तों। खैर फेकसवी बिग बॉस 15 की पास्ट की बातों के पीछे छोड़ करके प्रेज़ेंट में वर्तमान में आ जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो वकील साहब हैं, वकील बाबू, ये काफ़ी सनसनीखेज़ खुलासे करते हैं। लोगों के लिए सनसनीखेज़ खुलासे हो सकते हैं, बट मैंने तो पूरे मैटर वगैरह पर वीडियो बनाए ही हैं। हाँ, इनके ऊपर नहीं बनाए, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे थे कंगना का घर तोड़ दिया, वो जेल नहीं गई, लेकिन उसका घर तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चला, अर्नब को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने सिर्फ़ ये 2 इंसिडेंट बताए, लेकिन मनसुख हिरेन का मर्डर कुछ पुलिस वाले ही शामिल थे। फिर महाराष्ट्र के उस समय के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख वो अरेस्ट होते हैं। जब कंगना का घर तोड़ा जाता है तो संजय राउत कहते हैं उखाड़ दिया, फिर कुणाल कामरा वगैरह लोग छोटे-छोटे वो बुलडोज़र के टॉय लेकर के जश्न मनाते हैं। लेकिन यही कुणाल कामरा और वो तमाम लोग जो कि कंगना के घर पर बुलडोज़र चलता है तो जश्न मनाते हैं, बट यूपी में बाबा का बुलडोज़र जब चल पड़ता है जिहादियों के घर पर तो लोग रोने लगते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब महाराष्ट्र में ये उद्धव सरकार, ये विकास आघाड़ी की जो सरकार थी, कैसी तानाशाही और गुंडागर्दी चरम पर थी, वसूली कांड वगैरह सब हुआ करते थे, और ऐसे में ही ये जो वकील साहब है, इन्हें अरेस्ट कर लिया था एक केस में, और कैसे फिर इनका एनकाउंटर करने का प्लान था खंडाला ले जा करके, ये सारी बातें वो नेशनल टीवी पर रिवील कर रहे थे। अब ये बातें क्या वो कंटेस्टेंट के लिए थी या फिर जनता के लिए थी? क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस एपिसोड के स्टार्ट में जब बिग बॉस अटेंडेंस लगवाते हैं, कौन-कौन जीतना चाहता है, तो सब हाथ खड़े करते हैं, तो ये वकील साहब हाथ खड़ा नहीं करते। ये वकील साहब क्या बोले थे, मैं तो जीत-हार इस सब से परे हूँ, मैं तो माइंड गेम खेलने आया हूँ। और ये माइंड गेम वो कंटेस्टेंट के साथ कम, महाराष्ट्र की जनता के साथ आई थिंक ज़्यादा खेलना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ दिन के बाद इलेक्शन है और जनता क्या है कि भूल चुकी है कि वसूली अघाड़ी सरकार जो थी, उसने कैसे-कैसे कांड करे। सुशांत, दिशा सालियान और फिर मनसुख हिरेन, सचिन वाज़े ने तो अंबानी के घर के नीचे पूरे ब्लास्ट करने का इंतज़ाम कर रखा है। और हम कैसे भूल सकते हैं भई, पालघर में साधुओं को पुलिस की आँखों के सामने पीट-पीट के लोगों ने मार दिया था। तो महाराष्ट्र की सोई हुई जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये वकील बाबू, और इसी मिशन के तहत ये आए भी हैं शो के अंदर। तो यही सब रहा भैया कल रात के एपिसोड का हाल, जहाँ पर एक तरफ डंकी की ढेंचू-ढेंचू थी, वहीं मंकी रूपी जो दल्ला है, अब रजत दल्ले को मैं मंकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंकी यानी बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो तो नाक कान काटता है, और जिस तरह से ये मंकी रूपी रजत दल्ला गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहा था, मारने-कूटने की बात कर रहा था, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा, तो वही हाल है इस रजत दल्ले का, खाम-खा में बग्गा से पंगे लेने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरफ डंकी था, दूसरी तरफ ये दल्ला रूपी मंकी था, और तीसरी तरफ ये शहज़ादा नाम का सनकी, जो कि बार-बार वही पुरानी बात की मेरे यूनिट के सामने ह्यूमिलेट कर दिया। तो कल रात के एपिसोड को अगर मैं बड़े ही शॉर्ट में समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो कल रात के एपिसोड में डंकी, मंकी और सनकी, ये 3 प्राणी ज़्यादातर दिखे। अच्छा, कल रात के एपिसोड में एक टास्क भी होती है समय पर पहरा करके, जिसके ऊपर आज रात के एपिसोड का प्रोमो वगैरह कटा है, क्योंकि करणवीर मेहरा अकेला आकर के वो टास्क शुरू कर देता है, और वो जो लाइफ कोच हैं वो और अविनाश मिश्रा जो हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, तो इसी पर आर्ग्यूमेंट वगैरह होगा। अब भाई सीधी-सी बात है, बिग बॉस ने अगर टास्क दी है और आप जितने भी लोग हो 2-2 के ग्रुप में या 3-3 के ग्रुप में अगर टास्क कर रहे हो, तो आपको खुद से आ जाना चाहिए ना। जैसे कि करण तो आ गया, लेकिन ये अविनाश बोलता आपने बताया क्यों नहीं मुझे। और जो लाइफ कोच हैं भाई, उनका तो एक अलग ही लॉजिक चलता है। और ये जो लाइफ कोच हैं भाई साहब, ये लाइफ कोच हैं या फिर ये मेडिकल साइंस के भी एक्सपर्ट है, क्योंकि जो वकील बाबू हैं जो कि इत्तेफाक से वो डॉक्टर भी है, तो वो कुछ हार्ट अटैक और उसका माइंड से कनेक्शन के ऊपर कुछ बात कर रहे थे। तो ये जो लाइफ कोच महोदय हैं, ये अपनी अलग ही लॉजिक लेकर के आ गए कि नहीं बायोलॉजी नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मेरा अलग फंडा। वाह, वाह, वाह! इनके क्या फंडे हैं और इनके जो लॉजिक है वो कितने असरदार हैं, वो तो ख़ैर कुछ दिन में दिख ही जाएँगे। अच्छा, इनकी जो बेगम है सारा, वो अलग तरीके से वो चाहत पांडे को, मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। आहाहा! तुम उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगी, वो तो खुद ही स्ट्रॉन्ग है, नौटंकीबाज़ है। कितनी सफाई से उसने अपने सिर का जो वो सजा का जो गुब्बारा था, वो दूसरे की झोली में डाल दिया, और बाद में एक्टिंग कर रही है, नौटंकी कर रही है रोने-धोने की, मेरे को हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। इतना दर्द तुम्हें अब हो रहा है, तब तुमने नहीं सोचा था कि तुम किसी को जेल में जाने के लिए बोल रही हो, तो तुमको पहले ही सोच लेना था। तो ये सब नौटंकी है भैया। अब आपका क्या है कहना कल रात के एपिसोड के बारे में, जिस तरह से ये लड़कियों ने फेक फेमिनिज़्म वाला कार्ड खेला। एक तरफ बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, लड़कियाँ वो भी कर सकती हैं जो लड़के करते हैं, तो सेम वॉशरूम शेयर कर लो, क्या दिक्कत है? वैसे भी कुछ दिन की तो बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप फ्लाइट में जाते हो या फिर आप रेल में जाते हो, वहाँ पर भी तो सेम ही टॉयलेट रहता है। तो कैसे, मतलब आप देखें ये लड़कियाँ मतलब खामखा के वहाँ चोचलापंती करती हैं। और ये जो वकील साहब ने जो कल सनसनीखेज खुलासे करे हैं कि इनका एनकाउंटर हो सकता था,
भाई इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन? और जिस तरह से विवेंट सना अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा था और वो जो चोमू इस सीज़न का खाम-खा में वो तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। तिल का ताड़ तो बनेगा ही ना, बिकॉज़ सीज़न का नाम है तांडव। भई यहाँ तो तांडव करने के लिए हर कोई तैयार बैठा है और पहले ही दिन रजत दल्ले ने दिखा दिया कि वो तांडव करने के लिए कितना डेस्परेट है। मतलब वो तो खुला सांड है, एक मौके का वेट कर रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में वो कितना तांडव मचा पाता है, कितना तांडव नहीं मचा पाता है। खैर जो भी आपके ओपिनियन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।